हेलो। 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 हेलो स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अब हम अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है। स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। हाँ। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। रीजन में, कोई भी रीजन है, रीजन में किसी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। जैसे कि मान लो कोई पॉइंट पी है, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि रीजन में कोई पॉइंट पी है तो उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया जाता है। एट ए पॉइंट पी इन स्पेस, potential is work done to slowly work done to slowly bring unit charge from infinity to point P। ठीक है, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है। तो एट ए पॉइंट P इन स्पेस, एक मिनट। हाँ, पोटेंशियल इज वर्क डन टू स्लोली ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो एक पॉइंट पी एज्यूम कर लेते हैं। एक पॉइंट पी, इस पे हमने पोटेंशियल डिफाइन करना है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को पॉइंट पी तक लाने का जो वर्क डन है ना, वो पोटेंशियल के बराबर है। पोटेंशियल वी इक्वल टू वर्क डन टू वर्क डन अपॉन क्यू हो जाएगा ना, क्योंकि पर यूनिट चार्ज डिफाइन कर रहे हैं। वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, तो वर्क डन अपॉन चार्ज कर दिया, ठीक है। तो चलो फिर अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट कहे कि पोटेंशियल की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, क्यों हम पोटेंशियल स्टडी करते हैं, पोटेंशियल की क्या सिग्निफिकेंस है। देखो, पोटेंशियल इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। जैसे पोटेंशियल की सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करने के लिए ना, मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूँ पहले। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बच्चों को पता होता है। जैसे जो हमारे घर में जो पेंसिल सेल होते हैं, पेंसिल सेल, वो बाई चांस मेरे सामने भी एक पेंसिल सेल रखा हुआ है। ये पेंसिल सेल, ठीक है, ये ड्यूरा सेल का पेंसिल सेल है। ड्यूरा सेल। तो पेंसिल सेल की वोल्टेज कितनी होती है, पेंसिल सेल की जो वोल्टेज होती है वो आपको पता होगा। पेंसिल सेल की वोल्टेज होती है 1.5 वोल्ट। मतलब ये जो एक सेल है ना, इस सेल की वोल्टेज अगर 1.5 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, सेल की वोल्टेज का मतलब होता है उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, जैसे अगर मैं एक ये सेल ड्रॉ करूं, ये एक पेंसिल सेल है, ठीक है। पेंसिल सेल, पेंसिल सेल की वोल्टेज 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो बेसिकली ये जो पेंसिल सेल होता है, जो घरों में यूज होता है, घड़ी में डलता है, वॉल क्लॉक्स में डलता है, टीवी रिमोट में डलता है, एसी के रिमोट में डलता है। तो इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव। बेसिकली ये जो जहां से ये नॉब थोड़ी सी बाहर निकली होती है ना, ये इसका पॉजिटिव एंड होता है, और ये होता है नेगेटिव एंड। तो इसकी वोल्टेज, या इसको ना, वैसे एग्जैक्ट टर्म इसकी ईएमएफ होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिख देता हूँ, वोल्टेज या ईएमएफ। ये सारी चीजें आगे आएंगी, सिलेबस में आगे आएंगी हमारे सामने। हाँ, वोल्टेज को ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगर एक सेल की ईएमएफ या वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, इसका मतलब है इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है, ठीक है। और अगर दोनों टर्मिनल्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो इस सेल को अगर एक सर्किट में कनेक्ट करें, जैसे अगर हम सेल को टीवी रिमोट में डालते हैं, तो टीवी रिमोट के अंदर पूरा एक सर्किट है ना, वो सर्किट के अंदर सेल जुड़ गया,
क्योंकि हमें तो बाहर सिर्फ सेल लगाने की जगह दिख रही होती है, अरे अंदर तो पूरा सर्किट होता है ना टीवी रिमोट के। तो जब सेल एकदम हम कनेक्ट कर देते हैं टीवी रिमोट के स्लॉट में, तो वो सेल पूरे जो टीवी रिमोट के अंदर का सर्किट है उसमें बेसिकली वो सेल ना करंट सप्लाई करने लगता है, सेल करंट सप्लाई करने लगता है। तो सेल के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट, उसकी वजह से सेल सर्किट में करंट सप्लाई करने लग जाता है। तो बेसिकली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या है? पोटेंशियल का ही तो डिफरेंस है, पोटेंशियल का ही डिफरेंस है ना। तो बेसिकली पोटेंशियल का जो डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, उसकी वजह से ये सेल सर्किट में करंट सप्लाई करने लग जाता है। तो अगर हम दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, तो दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए पहले एक पॉइंट पे तो समझ ले कि पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया गया है। एक पॉइंट पे समझ लें कि पॉइंट पी पे पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया। उसके बाद इसके आगे का डिस्कशन फर्दर शुरू हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा और पूरा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो काम करने लगेगा। तो बेसिकली ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है कि अभी हम एक पॉइंट पे पोटेंशियल की डेफिनेशन, जो थियोरिटिकल डेफिनेशन है, जो थियोरिटिकल डेफिनेशन है एक पॉइंट पर पोटेंशियल की, वो डिस्कस कर रहे हैं। बाकी एक्चुअली जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस की है। क्योंकि आप थोड़ा सोच के देखो, मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। अरे इन्फिनिटी से कौन लेके आएगा चार्ज को? इन्फिनिटी से कौन उठा के ला रहा है चार्ज को? इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। एक्चुअली जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट टर्म है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस। मगर वो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए किसी एक पॉइंट पे तो पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। तो वो एक आइडियल सिचुएशन मान के, या समझ लो चलो इमेजिनरी सिचुएशन मान के, एक पॉइंट पे पोटेंशियल हमने इन्फिनिटी के साथ डिफाइन कर दिया। मतलब बोल दिया कि इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आ रहे हैं पॉइंट पी पे, और उसके कॉन्टेक्स्ट में पोटेंशियल डिफाइन कर दिया। बट इन्फिनिटी जैसा तो कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता नहीं है। रियलिटी में कौन सी टर्म मैटर करती है? रियलिटी में तो पोटेंशियल डिफरेंस मैटर करता है। बट बस वो थियोरिटिकली, थियोरिटिकली एक इमेजिनरी सिचुएशन लेके एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन किया, जिसमें बोला इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, बाकी ये चीजें जैसे जैसे सिलेबस आगे चलता है ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। अभी फिलहाल हम ये डेफिनेशन है, इसके साथ अभी आगे चल रहे हैं। ठीक है, ये इसको रब कर रहा हूं मैं। तो मैं ये कह रहा था, इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना सेल का, उसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले हमें किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल की डेफिनेशन समझनी पड़ती है। इसके लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं यही बोला था पहले। हाँ, अब देखो, अ, तो वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज। अब ऐसा होता है, इस चैप्टर में एक दूसरा टॉपिक भी है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। तो इन्फिनिटी से अगर चार्ज को लाने का वर्क डन की बात करें, वो तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। वो भी इस चैप्टर में स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक चार्ज को इन्फिनिटी से आर तक लाने का वर्क डन। ठीक है, तो ये जो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज होगा, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि वर्क डन, चार्ज को इन्फिनिटी से लाने का वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज के बराबर भी डिफाइन किया जाता है। तो वर्क डन विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन ये डिनोमिनेटर वाला ये क्यू। यानी कि एक ना कॉन्क्लूजन आ गया है, एक कॉन्क्लूजन आ गया कि पोटेंशियल का जो फार्मूला है ना, पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले से आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को अगर चार्ज से डिवाइड कर दें तो पोटेंशियल का फार्मूला आ जाता है। ठीक है, तो चलो, दिस इज डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल और एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल की एसआई यूनिट, जो मैं यहाँ सेल बना रहा था, बैटरी बना रहा था, बैटरी की वोल्टेज 1.5 वोल्ट था ना, तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, वोल्ट, रिप्रेजेंटेड बाय वी। ठीक है, तो चलो, ये हमने डिस्कस किया पोटेंशियल की डेफिनेशन। अब पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस सोर्सेज, मतलब अलग अलग जो चार्जेस हैं, जैसे पॉइंट चार्ज है या रिंग है, तो वो
पोटेंशियल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से जो पोटेंशियल के फार्मूले हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सोर्सेस, पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सोर्सेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहां पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, ठीक है। इस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल। तो हमने तो डिस्कस किया पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी तो दो चार्जेस के पेयर के लिए डिफाइन की जाती है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है k Q1 Q2/r, ठीक है। तो बेसिकली हम पॉइंट पी पे कोई दूसरा चार्ज लाएंगे ना, और उस चार्ज का इस क्यू के साथ कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। पॉइंट पी पे कोई दूसरा चार्ज हम प्लेस करेंगे और फिर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इधर लिख देंगे। अब देखो, यहाँ पे ये जो क्यू है ना, हमने सोर्स चार्ज ले लिया है। क्यू हमने सोर्स चार्ज ले लिया जिसने पोटेंशियल क्रिएट किया, ठीक है। मगर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू में तो ये जो क्यू होता है ये वो चार्ज होता है जिसको इन्फिनिटी से लेके आए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू में ये जो चार्ज क्यू है ये इन्फिनिटी से आया हुआ चार्ज है। तो वो टेस्ट चार्ज हम Q1 ले लेते हैं, क्योंकि सोर्स चार्ज क्यू है ना। एक ही सिंबल दो चार्जेस के लिए थोड़ी यूज करेंगे। सोर्स चार्ज क्यू है, तो जिस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाए, लेट अस से दैट चार्ज टेस्ट चार्जेस Q1। तो बस अब ये Q1 1/Q1, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला k Q1 Q2/r, ठीक है। तो पोटेंशियल पोटेंशियल एट डिस्टेंस r, उसका फार्मूला आ गया k Q/r। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल एट डिस्टेंस r इज k Q/r। और ऑफ कोर्स पोटेंशियल का सीधा सीधा फार्मूला k Q/r है। इसका मतलब ये है कि कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। नेगेटिव सोर्स चार्ज क्यू है, तो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूसेस पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूसेस नेगेटिव पोटेंशियल। बड़ी सिंपल बात है। इस फार्मूले में क्यू के साइन को देख लो ना। अगर क्यू पॉजिटिव है तो वी भी पॉजिटिव होगा, क्यू नेगेटिव है तो वी भी नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज विल प्रोड्यूस पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज विल प्रोड्यूस नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये तो चलो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ रिंग की वजह से डिस्कस कर लेते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसकी वजह से पोटेंशियल का फार्मूला। हाँ, अ, अब रिंग की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग, पोटेंशियल वी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। हाँ, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग, तो ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज।
टोटल चार्जेस प्लस क्यू, इसका रेडियस आर। ठीक है। तो फिर पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग, वी एट सेंटर क्या लिखें बताओ। पोटेंशियल एट सेंटर वो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो हमने डिस्कस किया था, बच्चों को पता रहता है ये। अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स लें, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स लें, तो जैसे यहाँ डी क्यू है, इधर डी क्यू, तो फिर हम कहें वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। इस डी क्यू की वजह से पोटेंशियल और इस डी क्यू की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इधर डी क्यू और इस डी क्यू की वजह से पोटेंशियल एट सेंटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर्स लिए ना, तो पोटेंशियल एट सेंटर जीरो लिख दें बाय सिमेट्री। बेसिकली दिस इज रॉन्ग। कई बार बच्चे ये जवाब दे देते हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर इज जीरो क्योंकि डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट एक दूसरे के पोटेंशियल को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए सेंटर पे पोटेंशियल जीरो। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जीरो है जरूर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज जीरो, उसको बाय सिमेट्री कह लो। एक्चुअली बात क्या है, सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना। देखो, रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर डायरेक्शन होती है। इस डी क्यू की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इटसेल्फ, तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो डी क्यू है उसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इटसेल्फ कैंसिल हो गया ना। इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे अवे, इस डी क्यू की वजह से भी अवे। तो जितने डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट हैं उन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अरे पोटेंशियल तो स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इनफैक्ट पोटेंशियल तो हर तरफ से ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट चार्जेस सारे एक दूसरे के पोटेंशियल को कैंसिल कर रहे हैं सेंटर पे। अरे सबका पोटेंशियल ऐड हो रहा है क्योंकि पोटेंशियल सिंपली के क्यू बाय आर है ना। एक्चुअल फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला वी सेंटर पता है क्या होगा, वो सीधा सीधा के क्यू बाय आर हो जाएगा। क्योंकि आप ये देखो, सारे का सारा चार्ज सेंटर से रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे है। सारे का सारा चार्ज क्यू सेंटर से रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे है। तो पोटेंशियल डायरेक्टली के क्यू बाय आर ही तो हुआ। अगर ये नहीं समझ में आया तो थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। बिकॉज वी एट सेंटर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। ये डीवी क्या है, डीवी एक स्मॉल चार्ज, डिफरेंशियल चार्ज। एक डिफरेंशियल चार्ज जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा वो डीवी होगा। ठीक है। तो अब डीवी को हम लिखेंगे के इंटू डी क्यू बाय आर, क्योंकि एक चार्ज जो डी क्यू है, एक डी क्यू चार्ज, डी क्यू चार्ज अपने आप से आर डिस्टेंस पे तो पोटेंशियल के डी क्यू बाई आर ही प्रोड्यूस करेगा ना, के डी क्यू बाई आर। ठीक है। तो के इंटू चार्ज अपॉन रेडियस, के डी क्यू बाई आर, और उसको इंटीग्रेट कर दिया, के बाय आर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। इसके पूरे चार्ज को इंटीग्रेट कर दें तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू ही तो बनेगा, इट विल बिकम के क्यू बाय आर। ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है। तो या तो डायरेक्ट ही सोच लिया कि सारे का सारा चार्ज सेंटर से रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे है तो डायरेक्टली के क्यू बाय आर, या डिफरेंशियल एलिमेंट लेके उसका पोटेंशियल लिख के इंटीग्रेट कर दिया, आंसर तो वही आ रहा है के क्यू बाय आर। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया रिंग के सेंटर पे। अब चलो, एक रिंग है, उसके एक्सेस पर कोई पॉइंट है, उस पे पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ये रब कर रहा हूँ इसको मैं। हाँ, पोटेंशियल एट ए पॉइंट
on axis of uniformly charged ring। ठीक है, कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसके एक्सेस पर कोई पॉइंट है। ठीक है, एक्सेस पर कोई पॉइंट है, उस पर पोटेंशियल लिखना है। सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स, रिंग का रेडियस आर। तो अच्छा, रिंग चार्ज्ड है, पूरी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉइंट पी पे पोटेंशियल लिखना है कि कैसे आएगा, सोचो जरा। हाँ, देखो, जैसे हम वैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, मतलब ऐसा पॉइंट जो रिंग के एक्सेस पर है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आता है ना, KQ(x/r² प्लस x² की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है? इसमें हम डिफरेंशियल एलिमेंट्स लेते हैं, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स। यहाँ चार्ज DQ है और ऊपर वाला चार्ज DQ, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, फिर इन दोनों को पॉइंट P से ज्वाइन किया। अब देखो, इस DQ से, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इस DQ का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दिस चार्ज DE, और इधर से इस DQ का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दिस चार्ज DE। ठीक है, अब ये दोनों एंगल थीटा। तो फिर हमने हमने बोला था, इसमें होता है ये कि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए, हॉरिजॉन्टल ऐड हो गए। तो फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या पोटेंशियल के लिए भी ऐसे कर लेंगे? पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल डीवी, नीचे वाले की वजह से डीवी, फिर कुछ कंपोनेंट कैंसिल हो जाए, कुछ ऐड हो जाए। ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब पोटेंशियल क्यों स्केलर है? अगर कोई क्वेश्चन पूछे पोटेंशियल स्केलर क्यों है, देखो, पोटेंशियल V है क्या? वो वर्क डन अपॉन चार्ज है ना। पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन तो स्केलर है। वर्क डन बाय ए फोर्स इज स्केलर क्वांटिटी, हेंस पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, चार्ज स्केलर है, वर्क डन स्केलर है, तो पोटेंशियल भी स्केलर ही आया। दैट्स व्हाई पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल के केस में ऐसे बिल्कुल नहीं सोचते कि यहाँ से डीवी आया, उधर से डीवी आया, कंपोनेंट ले लो पोटेंशियल के। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसके कंपोनेंट्स थोड़ी होंगे। तो पोटेंशियल में तो इनफैक्ट हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट पी का रिजल्ट बड़ा एक लाइन में डायरेक्टली लिखा जा सकता है। पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो होगा ना, डायरेक्टली इट वुड बी KQ/√r² प्लस x²। ये √r² प्लस x² क्या है? ये r, ये x, राइट एंगल ट्रेंगल में ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ √r² प्लस x² हो गई। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P जो आएगा ना, वो KQ/√r² प्लस x² होगा। ये क्यों होगा? देखो, रिंग पे जितना भी चार्ज है, सारे का सारा रिंग की आउटर बाउंड्री पे है। रिंग का कंप्लीट चार्ज रिंग की आउटर बाउंड्री पे है, और सारे के सारे चार्ज का पॉइंट P से डिस्टेंस इतना ही है। तो क्यों ना हम सीधा KQ/r² लिख दें, KQ अपॉन डिस्टेंस लिख दें। ठीक है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। सारे के सारे चार्जेस का पोटेंशियल सिंपली ऐड हो जाएगा, और पूरे का पूरा चार्ज Q पॉइंट P से इतने डिस्टेंस पे है, √r² प्लस x²। तो डायरेक्टली लिख दो K इंटू टोटल चार्ज अपॉन दिस डिस्टेंस √r² प्लस x², डायरेक्ट लिख दिया। ये अगर किसी को नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, तो मैथमेटिकली कर लेते हैं, मैथमेटिकली वो इंटीग्रेट करके कर लेते हैं, यही आएगा। देखो, इसका प्रूफ अगर थ्रू इंटीग्रेशन करें, पोटेंशियल एट P होगा इंटीग्रेशन ऑफ dV। ये dV क्या है? dV विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट P
प्रोड्यूस्ड बाय ए स्मॉल चार्ज, एक स्मॉल चार्ज डी क्यू ने जो पोटेंशियल क्रिएट किया होगा वो डीवी होगा। लिख देता हूं मैं, डीवी पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू। और ये डी क्यू क्या है? डी क्यू जो चार्ज है वो रिंग के ऊपर ही है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस ऑफ डी क्यू, वो तो पाइथागोरस से आ रहा है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म बाहर लिख ली, के और ये रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये रेडियस ये एक्स, तो ये डिस्टेंस भी तो कांस्टेंट है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, डी क्यू की लिमिट तो जीरो से क्यू ही डालेंगे, पूरी रिंग पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, पूरी रिंग पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, चार्ज की लिमिट तो जीरो से क्यू ही डलेगी ना पूरी रिंग के लिए, ठीक है। तो जीरो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो गया, जीरो टू क्यू उसकी लिमिट डाली तो वैल्यू क्यू आ जाएगी, ठीक है। बस ये आ गया, के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऊपर डायरेक्टली वही लिख दिया था। तो इस तरीके से रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चल रहा है, ये रब कर रहा हूं मैं। हाँ, अब ना एक थोड़ा सा टाइम देके एक अलग रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। एक रिजल्ट होता है कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर मतलब वही मेटल्स, मेटल्स जिनके थ्रू चार्ज इजीली फ्लो कर जाए, कंडक्टर या मेटल। तो कंडक्टर के लिए एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट ये होता है कि जब किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं ना, कंडक्टर को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, ये मैं लिख रहा हूं पूरा। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एट स्टेडी स्टेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a net electric field inside a conductor is zero. In electrostatics, at steady state, net electric field inside a conductor is zero. ये कैसे आ गया या इसको पूरा अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, मान लो एक मेटल शीट को, ये एक मेटल शीट है जिसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, दिस इज मेटल प्लेट या मेटल शीट, मेटल प्लेट। Consider a metal plate placed in E external. Consider a metal plate placed in E external, external electric field में। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट, ई एक्सटर्नल, ठीक है। तो अच्छा, हम इस टाइम प्रूफ कर रहे हैं, इसका प्रूफ कर रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है, वो डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, अब ये बताओ, इस मेटल प्लेट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, ठीक है। इस मेटल प्लेट पे क्या चेंज आएगा? मेटल प्लेट पे क्या चेंज आएगा बताओ? ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। मेटल प्लेट पे चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। अच्छा सोच के बताओ, मेटल प्लेट के लेफ्ट सरफेस पे क्या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा?
बच्चे इसका जवाब दे देते हैं वैसे। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड निकल रहा होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं काफी सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस जगह पे काफी सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। तो बड़ी सिंपल बात है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करेंगे। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मेटल प्लेट का इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्यूमुलेट करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड पे कुछ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट कर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से। और क्योंकि मेटल प्लेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इनिशियली न्यूट्रल थी, ये लिख देता हूँ, इनिशियली न्यूट्रल, न्यूट्रल थी तो इस पे नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी दूसरी साइड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ऐसे चार्जेस को इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं, माइनस क्यू इंड्यूस प्लस क्यू इंड्यूस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, क्यू इंड्यूस माइनस क्यू इंड्यूस, दे आर इंड्यूस्ड चार्जेस, इंड्यूस चार्जेस है ये। ठीक है, हाँ, तो इंड्यूस चार्जेस या इनको पोलराइज चार्जेस भी कहते हैं। तो फिर अब हमारा डिस्कशन क्या है वैसे, हमने तो ये एक्सप्लेन करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। वैसे ये स्टेडी स्टेट लिखा है, ये स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? स्टेडी स्टेट, व्हाट डू वी मीन बाय स्टेडी स्टेट? देखो, जब भी किसी सिस्टम की स्टेट एक स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाती है, जब भी एक सिस्टम की स्टेट एक स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाती है, जिसके बाद स्टेट फर्दर चेंज ना कर रही हो, उसे स्टेडी स्टेट कहते हैं। देखो मैं यहां बता रहा हूं, जैसे मान लो हमने टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया, ठीक है, हमने टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट राइट मूव करने लग गए। ठीक है, टाइम के साथ इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे होंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा होगा, तो उसे कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन्स अभी फर्दर मूव कर रहे हैं, ठीक है, चार्जेस अभी रीअरेंज कर रहे हैं, उसे ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं। स्टेडी स्टेट जब आ जाती है ना, स्टेडी स्टेट पे चार्जेस फर्दर रीअरेंज करना बंद कर देते हैं, मतलब जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो यहाँ जितना नेगेटिव चार्ज आना है आ चुका होगा, मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज जितना आना था आ चुका होगा, यहाँ जितना मैक्सिमम पॉजिटिव आना था आ चुका होगा, उसे स्टेडी स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है, ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, स्टेडी स्टेट मीन्स दैट रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस inside metal plate is complete, complete यानी कि finished, कंप्लीट यानी कि फिनिश्ड। उसके बाद फर्दर जो चार्जेस हैं इधर उधर मूव नहीं कर रहे होंगे स्टेडी स्टेट आने के बाद। ठीक है, अच्छा अब हाँ, ये मतलब स्टेडी स्टेट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो है, हमने तो इस रिजल्ट की तरफ जाना था ना, वो प्रूव कर रहे हैं। देखो, इस मेटल के अंदर कौन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये डिस्कस कर लेते हैं। इस मेटल के अंदर एक तो ये ई एक्सटर्नल प्रेजेंट होगा एज इट इज, ई एक्सटर्नल, मेटल के अंदर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा देखो, ये पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज, ये नेगेटिव इंड्यूस चार्ज, इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होता है, तो इन इंड्यूस चार्ज की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यानी कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। स्टेडी स्टेट में ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है ये डिस्कस करेंगे। एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, let E net is net
E inside metal, then E net, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, क्योंकि ये देखो ना ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ई एक्सटर्नल टूवर्ड्स राइट है, ई इंड्यूस्ड टूवर्ड लेफ्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो हो जाता है, यानी कि स्टेडी स्टेट में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा ही क्यों हो गया कि स्टेडी स्टेट पे ई इंड्यूस इक्वल टू ई एक्सटर्नल हो जाए। क्या पता ऐसा होता कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्टेडी स्टेट में भी, स्टेडी स्टेट में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का 90% ही होता है। क्या पता ऐसा होता है, ठीक है। स्टेडी स्टेट में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड का 90% होता, और 10% फील्ड अभी बचा होता कंडक्टर के अंदर, ठीक है। ऐसा क्यों है कि स्टेडी स्टेट पे ई इंड्यूस पूरी तरह से ई एक्सटर्नल के बराबर हो गया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो हो गया। इसका लॉजिक क्या है, कोई सोच के बता सकता है? At steady state, we must have we must have E induced equal to E external, because हाँ, इसका रीजन बताओ। स्टेडी स्टेट पे क्या गारंटी है कि ई इंड्यूस ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाए? क्या पता स्टेडी स्टेट पे भी ई इंड्यूस्ड ई एक्सटर्नल से थोड़ा कम रहा हो, ठीक है। क्या गारंटी है दोनों इक्वल हो जाएंगे? वी मस्ट हैव ई इंड्यूस्ड इक्वल टू ई एक्सटर्नल, बिकॉज ये मैं रीजन बता रहा हूँ, बाकी अदरवाइज इस पे हम क्लास में थोड़ा 5 से 10 मिनट देते हैं बच्चों को सोचने के लिए, अपने आइडियाज देने के लिए, ठीक है। चलो मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। वी मस्ट हैव दिस बिकॉज इफ ई इंड्यूस्ड नॉट इक्वल टू ई एक्सटर्नल, देन electrons will still keep moving due to E net, hence violating steady state condition. Hence violating steady state condition. अब ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसके मीनिंग में जा रहे हैं। देखो स्टेडी स्टेट पे भी, बिकॉज इफ ई इंड्यूस नॉट इक्वल टू ई एक्सटर्नल, स्टेडी स्टेट पे भी अगर ई इंड्यूस्ड ई एक्सटर्नल के बराबर ना होता, ई इंड्यूस्ड ई एक्सटर्नल के बराबर नहीं है, तो कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कंडक्टर में। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में है तो फिर तो चार्जेस मूव कर रहे होंगे, क्योंकि ये फार्मूला होता है ना एफ इक्वल टू क्यू ई। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की पहली क्लास का फार्मूला है। अगर ई इंड्यूस्ड और ई एक्सटर्नल एक दूसरे को कैंसिल ना करें, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा रहेगा कंडक्टर के अंदर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ ना कुछ फोर्स लगती रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ ना कुछ फोर्स लगती रहेगी, और फोर्स की वजह से तो वो अभी भी रीअरेंज कर रहे होंगे, तो स्टेडी स्टेट आई ही नहीं होगी। स्टेडी स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच के रुक गए हैं, वहां भी पॉजिटिव चार्ज रुक गया है, इलेक्ट्रॉन फर्दर रीअरेंज नहीं हो रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्दर रीअरेंज नहीं हो रहे हैं तो उन पे फोर्स जीरो होनी चाहिए। फोर्स तो तभी जीरो होगी जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो होगा जब ई इंड्यूस्ड इक्वल टू ई एक्सटर्नल हो, ठीक है। इसलिए स्टेडी स्टेट पे ई इंड्यूस्ड इक्वल टू ई एक्सटर्नल हो जाता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो हो जाता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाली फोर्स जीरो हो जाएगी कंडक्टर के अंदर, तभी तो स्टेडी स्टेट आई होगी, तभी जहां जो इलेक्ट्रॉन पहुंचने हैं वहां पहुंच के रुक गए होंगे और स्टेडी स्टेट आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में ऑलरेडी लिख दी है। हाँ, इसके बाद आगे चल रहे हैं। चलो इसके बाद ना एक्चुअली एक थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ, ठीक है। अभी ये वीडियो मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ।
एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है? ओके, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।